अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फ़िदाउल्लाह चौधरी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मीडिया इंडस्ट्री की। मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बूम आ चुका है। बहुत से चैनल्स आ गए, अखबारात आ गए। इस तरह से मीडियम चेंज भी हुआ है। इसके साथ डिजिटल मीडिया आ गया, जिसमें फ़ेसबुक, यूट्यूब और इस तरह के चैनल्स लोगों ने बना लिए और अब उसमें जो है बहुत ज़्यादा आगे लोगों के पास तरक्की करने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस आ चुके हैं, अपॉर्चुनिटी आ गई है। और इसके साथ-साथ जो पढ़े-लिखे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन अपनी मुकम्मल करने के बाद आते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और इसके अंदर आगे तरक्की भी करते जा रहे हैं और चैनल्स में भी इस तरह से पढ़े-लिखे लोगों की ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से हमने आज अपने प्रोग्राम में बात करने के लिए इनवाइट किया है अ, यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर डॉक्टर अशरफ खान साहब को, जो बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी से जिनका तल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप खैरियत से हैं सर? इसके साथ-साथ हमने ख़वातीन भी इस फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है मैडम दीबा शहवार, जो वुमेन यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं। उनसे भी हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं इस फ़ील्ड में, उनके एजुकेशन लेवल जो है कि आज से जो 10 साल पहले था उसमें और आज के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें क्या तब्दीली आई? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब आज से अगर हम 10 साल पीछे जाएँ, उस वक़्त जो अब लेवल था एजुकेशन का, थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस था, अब जो है कि प्रैक्टिकल भी साथ किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कितना चेंज आया है? अ, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने चैनल पे हमें मदऊ किया और इस अहम मौज़ू पे बात करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। मैं ये बताता चलूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत पहले मैस कम्युनिकेशन में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कवर किया जाता था। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ ज़ाहिर है कि इस वक़्त जैसे आपने खुद फरमाया कि मीडिया में बहुत ज़्यादा बूम है और यहाँ पे बड़े चांसेज़ हैं और कोई भी जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली जर्नलिज्म प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर बच्चों के पास नॉलेज के साथ अगर प्रॉपर स्किल नहीं होगा तो वो फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, वो बिल्कुल जदीद खतूत पे इस्तवार किया है। और मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान भर में जिस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट मीडिया लैब्स बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, शायद ही किसी और इदारे में मौजूद हों। हमारे पास न सिर्फ ये कि एफएम रेडियो स्टेशन है जो 5 घंटे की नशरियात दे रहा है, बल्कि उसके साथ-साथ एक बहुत ही अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट टेलीविज़न प्रोडक्शन हाउस है हमारे पास। आईटी लैब्स हैं जिसमें बच्चों को ज़ाहिर है कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें एनएलई और बाकी तमाम चीज़ें सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी शामिल हैं। फिर हमारे पास एक आउटडोर ब्रॉडकास्ट वैन है जहाँ पे बच्चे आउटडोर शूटिंग करते हैं, 3 कैमरा शूट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने प्रिंट मीडिया के हवाले से भी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन का इजरा भी किया है ताकि बच्चों को वो प्रैक्टिकल स्किल बिल्कुल भी कि मिलती रहे। दिया जा सके। जैसे मैडम आप भी बताइएगा कि जो अभी यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिर्फ वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर सिर्फ गर्ल्स होती हैं, तो क्या गर्ल्स लेवल उनका बढ़ा है लड़कियों का इसमें इस शोबे में आने का, या कि बाकी जो शोबे थे उनकी निस्बत कम है? इंटरेस्ट लेवल क्या है बच्चियों का? सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम टॉपिक के लिए मुझे बुलाया, मुझे दावत दी अपने चैनल पर। और इसके बाद मैं सब यही कहूँगी कि देखें, जो भी फील्ड होती है वहाँ पर जितना रोल यानी कि मेल स्टूडेंट बॉय स्टूडेंट्स का होता है, उतना ही ख़वातीन का होता है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये फील्ड हम जेंडर्ड नहीं कर सकते कि जब ये अगर फील्ड है तो ये सिर्फ बॉयज़ का है, लड़कियां उसमें ख़ुद को एक्सेल नहीं कर सकती। तो इसी चीज़ को देखते हुए अब ऑल्दो ये वुमेन यूनिवर्सिटी एक नया इदारा है, नया यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट भी है, ये हमारा नया सब्जेक्ट है। इसके बावजूद बच्चियों का इंटरेस्ट है। अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, जब मैंने एडमिशन लिया था तो हम लोगों के पेरेंट्स बड़े कंसर्न्ड होते थे कि भाई ये सिर्फ मीडिया के लिए है और जनाब आप सिर्फ कैमरा लेके जनाब रोड्स पर रोड शोज़ और इस तरह की चीज़ों के वो कंसर्न्स हुआ करते थे। लेकिन अब क्या है कि अब ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा हद तक चेंज हो गई है। डिजिटल मीडिया के आने के बाद या जो सोशल मीडिया है उसके आने के बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जिस उन प्लेटफॉर्म्स की वजह से भी यहाँ पर बच्चियों का भी एक रुझान बना है, उनका इस फील्ड में आने का एक जो शौक़ है वो ज़्यादा हो गया है। तो उस हवाले से यही है कि हमारे पास भी जो एनरोलमेंट्स होती हैं बच्चियों की, वो उनके अपने इंटरेस्ट की बेस पर होती हैं।
जी बिल्कुल। इसके साथ डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमारे पास एफएम स्टूडियो भी है, उसके बाद टेलीविज़न स्टूडियो भी इसमें बनाया गया है, ओबी वैन भी है, बच्चों के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सर लेकिन इसमें एक चीज़ आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो देखने में एक आता है, जब यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट निकल के बाहर आता है फील्ड में, उसको मैक्सिमम ज़्यादा इतना नॉलेज प्रैक्टिकली नहीं होता। थ्योरी ठीक है, अच्छा है उसका, उसके मार्क्स भी अच्छे होते हैं, पोजीशंस भी लेके निकलते हैं बच्चे, गोल्ड मेडल भी लेके निकलते हैं, बट प्रैक्टिकली ना इतना स्ट्रांग होने की वजह क्या आप समझते हैं? देखिए, इसमें तो बड़ी एक बुनियादी वजह ये है कि जो प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट फील्ड के अंदर है, वो तो आपको डिपार्टमेंट में नहीं मिल सकता। अल्टीमेटली देखिए, हम वो सारे मॉड्यूल्स और वो सारी प्रैक्टिसेस तो करवाते हैं अपने स्टूडियोज़ के अंदर, लेकिन जब तक एक बच्चा फील्ड में जाके बिल्कुल आप कह लीजिए कि रियलिटी के अंदर वो शो रिकॉर्ड नहीं करेगा या परफ़ॉर्म नहीं करेगा, उस वक़्त तक वो उस एनवायरनमेंट से फ़ैमिलियर नहीं होगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ड्यूरिंग स्टडीज़ वो इंटर्नशिप भी कर लें। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, ये बेसिकली जर्नलिज़्म जो है वो एक एप्टीट्यूड की गेम है। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री ले ली, 3.8 आउट ऑफ 4 ले लिया तो आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाज़ बच्चे जिनके सीजीपीज़ बहुत कम होते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे जो है जर्नलिस्ट साबित होते हैं। तो ये जिसका एप्टीट्यूड है, जिसके अंदर क्यूरोसिटी है, जो फील्ड में जाके काम करना चाहता है, जो विलिंगली सीखने का शौकीन है, वही ये बेसिकली ये वाला प्रोफ़ेशन सीखेगा। फिर दूसरा ये है कि बेसिक चीज़ें तो हमारे स्टूडेंट्स के पास होती हैं, नॉलेज भी है, थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिकल भी जानते हैं, चूँकि उन्होंने अपने हाथ से कैमरा भी ऑपरेट किया है। उन्होंने प्रोग्राम भी बनाया है, उन्हें एंकरिंग भी की है, लेकिन जब तक वो फील्ड में जाके मार नहीं खाएँगे और जब तक फील्ड में जाके वो एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता। आप देखिए कि एक बच्चा एमबीबीएस करके निकलता है अपने कॉलेज से, उससे आप एक्सपेक्ट करें कि वो हाई लेवल की ऑपरेशन स्टार्ट कर दे, तो नहीं कर सकेगा, उसको एक टाइम चाहिए। तो हमारे स्टूडेंट्स को भी टाइम चाहिए, लेकिन मैं ये बड़ा एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि आम जो लड़के हैं जिन्होंने जर्नलिज़्म की तालीम हासिल नहीं की और वो प्रोफ़ेशन में आ गए, उनको जितना टाइम लगा, हमारे स्टूडेंट्स को उनसे आधे से भी कम टाइम लगता है, वो एक्सेल कर जाते हैं। इसलिए कि उनके पास बेसिक नॉलेज भी है और वो स्किल भी बाद में आ जाता है जी उनके डॉक्टर साहब पास। बिल्कुल इस बात से एग्री हूँ, क्योंकि देखें अब जो स्टूडेंट्स निकलते हैं वो बिल्कुल वेल एजुकेटेड होते हैं। पहले मैट्रिक पास, एफए पास मीडिया में आ जाते थे, रिपोर्टर बन गए, उसके बाद आगे तरक्की करते हुए कोई सबिंग में चले गए, कुछ सीनियर लेवल पे चले गए, बट उनका वो लेवल नहीं था। लेकिन आज जो स्टूडेंट निकलते हैं और जो अच्छे इदारे हैं, उन्होंने भी एक क्राइटेरिया बना दी कि मास्टर्स डिग्री से कम या बीएस से कम स्टूडेंट को वो नहीं लेते, फ्रेश जो लोग आते हैं। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली है सर ये। फिदा साहब, इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि पढ़े लिखे बच्चे जब फील्ड में आएंगे, जिनके पास बेसिक नॉलेज होगा, वो क्यों नहीं आगे एक्सेल करेंगे। देखिए, आप यहाँ बैठे एंकरिंग कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ आप कैमरा फेस करना जानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो जहन के अंदर जो आइडियाज़ हैं, जो आपके नॉलेज है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे बैठने के लिए। तो आपका जो स्किल है वो आपके नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। सो नॉलेज बेस्ड स्किल अगर आपके पास है, तो आप बहुत अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एक बच्चा काम करता है फील्ड में, तो उसको बहुत सारे वो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जो उसको डिपार्टमेंट में नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते। मैडम इसी तरह से क्या जो आपके वुमेन यूनिवर्सिटी है उसमें भी बच्चियों के लिए इस तरह से कोई एफएम या स्टूडियो कोई चीज़ें प्लान की जा रही हैं या बन चुके हैं? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग भी अब, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये नया एक इंट्रोड्यूस कराया गया सब्जेक्ट है, तो इसके हवाले से अभी फ़िलहाल जो इनिशियल बिल्कुल यानी कि बुनियादों पर ये काम हो रहा है। तो स्टूडियोज़ के लिए हमें ग्रांट जारी कर दी गई है, जीसी की तरफ से ओबी वैन के लिए हमें ग्रांट मिल चुकी है। तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू इयर्स हम लोग भी बिल्कुल जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अपने डिपार्टमेंट को डेवलप भी करेंगे। और मीनवाइल हम लोग यही करते हैं कि फिर बच्चियों को जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप्स के लिए भेजा जाता है। या और मैं सबसे बड़ी एक जो यानी कि चीज़ समझती हूँ कि जो डिपार्टमेंट या जर्नलिज़्म को फेस करना पड़ रहा है, उसमें ये है कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसको एक इंडस्ट्री, जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ एक क्लोज़ कोलैबोरेशन होनी चाहिए कि जहाँ पर बच्चे थ्योरेटिकल नॉलेज सीख रहे हैं वहीं पर वो प्रैक्टिकल भी साथ साथ सीखें, ताकि वो जब ये बिल्कुल डॉक्टर साहब ने सही बात बिल्कुल कही कि जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, आप उसकी चीज़ों को समझ नहीं सकते, बेसिक्स को समझ नहीं सकते।
तो आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब के जिस तरह से बात हो रही है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, तो आप क्या समझते हैं कि इस मीडिया के हवाले से जो यूनिवर्सिटी को प्रॉपर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के साथ कोई कोलैबोरेशन करना चाहिए कि ताकि उनके आने से योगा के बच्चों को जो टाइमिंग जो चीज़ें चेंजिंग्स आ रही हैं वो जल्दी पता चल जाएंगी इन स्टूडेंट्स के टाइम पे? बहुत ज़रूरी है। मैं देखिए बात ये है कि जब तक हम इंडस्ट्री को अपने साथ मिलाएँगे नहीं, दुनिया भर में ये रिवाज है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री को अपने साथ लेके चलते हैं और हम इंडस्ट्री की नीड के मुताबिक अपनी स्टाफ को तैयार करते हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन है, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि मैंने एज़ ए चेयरमैन एक दफ़ा ये कोशिश की कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंपल्सरी जो है वो इंटर्नशिप करें मुख्तलिफ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में। अनफॉर्चुनेटली हमें वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला चूँकि ऑलरेडी वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूशंस में सैचुरेशन होती है, उनके पास बैठने के लिए स्पेस नहीं है, वो मौका फ़राहम नहीं करते, जिससे मैं समझता हूँ कि नुकसान होता है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझना चाहिए कि हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं अल्टीमेटली ये उन्हीं के लिए हैं। और अगर वो उनको थोड़ा-सा पहले ट्रेनिंग देंगे और उनकी ग्रूमिंग करेंगे, तो वो उनको बड़ी जल्दी चीज़ों की समझ आएगी और उनको अपने चैनल को ऊपर ले जाने में बड़ी मदद मिलेगी। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमें मीडिया ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ एमओयूज़ साइन करने चाहिए इंटर्नशिप्स के लिए और बाद में जॉब सिक्योरिटी के लिए। उससे बहुत फ़ायदा होगा, हमारे स्टूडेंट्स का एतमाद भी बढ़ेगा और मीडिया को भी अच्छे वर्कर मिलेंगे। सर प्लस इसके साथ क्या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मीडिया में लोग हैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं या प्रोड्यूसर्स हैं उनका कोई ऐसा कोलैबोरेटिवली पार्ट होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट में कि जो आएँ और प्रैक्टिकली जो मार्केट सिचुएशंस हैं उसके हिसाब से उनको गाइड करें, उनको बताएं, वहाँ लेक्चर्स हों? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैंने अपने तौर पर ये काफ़ी एक्सटेंशन लेक्चर्स का इंतज़ाम भी किया। हमारे यहाँ जो मुल्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो टाइम टू टाइम आते भी रहे और आ भी रहे हैं। वो आके अपने-अपने फ़ील्ड के हवाले से वहाँ पे लेक्चरिंग करते हैं। और मैंने तो सम टाइम फुल फ्लेज कोर्स भी 1-2 दफ़ा अपने जर्नलिस्ट जो हमारे जो कैपेबल जर्नलिस्ट हैं, उनको दिया। देखिए होता क्या है जर्नलिस्ट एक प्रोफेशनल एरिया है लेकिन जब वो फील्ड हमारे पास आते हैं पढ़ाने के लिए चूँकि उनकी सम टाइम कुछ जर्नलिस्ट की थ्योरी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा वो लैग करते हैं। तो मेरी ये ख़्वाहिश होती है कि ऐसे पढ़े-लिखे जर्नलिस्ट जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के गए और फिर उन्होंने एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा जो है अपना हुनर सीखा, वो आएँ और वो आके इम्पार्ट करें स्टूडेंट्स में। डेफ़िनेटली उनके आने से हमें बहुत फ़ायदा होगा और बच्चों को वो इंस्टेंट नॉलेज मिलेगा जो कि फ़ील्ड का है, जो उनको कई साल लगाने के बाद मिलता है। एक अच्छा जर्नलिस्ट उनको जी ये चीज़ बिल्कुल। दे सकता है। मैडम ये बताइएगा जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि BZU के अंदर ये एक प्रैक्टिस चल रही है मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर के जर्नलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग आते हैं और स्टूडेंट्स के साथ उनके फेलिशंस भी बढ़ती हैं, वो उनको गाइडलाइन भी देते हैं। तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी भी ऐसा कोई प्लान में है? बल्कि हम लोग ऑलरेडी जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट्स हैं उनके लेक्चर्स भी रखवाते हैं, वर्कशॉप्स भी करवाते हैं ताकि वो आके जो नए ट्रेंड्स हैं या जो प्रैक्टिकली जर्नलिज्म में हो रहा है वो नए ट्रेंड्स बच्चों को बता सकें, ताकि जब वो बिल्कुल यानी कि एलियन फीलिंग्स ना हो बच्चों को कि आप लोग जैसे ही मार्केट में जाते हैं आपको लगता है कि ये चीज़ हमने पढ़ी थी लेकिन हमें ये एग्जिस्ट करती नज़र नहीं आ रही। तो इसके लिए ये इस तरह की टॉक्स या सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, इन तमाम चीज़ों का इनकाद किया जाता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से भी डिजिटल मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया के आने के बाद बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, एक ओपन स्पेस मिली जिसमें आप कह लें कि रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस पे क्या समझते हैं कि ये आपके सब्जेक्ट में कोई इसमें एडप्ट किया गया है इसको कि जो डिजिटल मीडिया आया है, इससे एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म लोगों को मिल गया। पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि जी कि मैंने फ़लाँ चैनल में जाना है, फ़लाँ अखबार में जाना है। अभी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपके देखने में आई होंगी कि जो आर्टिकल्स के लिए लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो इससे क्या तब्दीली आई है जी? बिल्कुल देखिए वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती हैं और ख़ास तौर पे जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के अंदर हुई है उसके बाद से डिजिटल मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया पाकिस्तान में और इस वक्त आप देखिए कि वी लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली सिटीज़न जर्नलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल फ़ोन और स्पेशली स्मार्टफ़ोन आने के बाद जो है वो स्टार्ट हुआ। अब हमने डिपार्टमेंट के अंदर BZU के अंदर हमने वेब पेज डिज़ाइनिंग और वी लॉगिंग जो है वो पढ़ाना स्टार्ट की है। हमारा एक बच्चा है जो अभी जर्मनी से MS करके आया और वो हमारा टीचर है, उसके ज़िम्मे हमने ये चीज़ें लगाई हैं चूँकि उसने वहाँ पे ये डिजिटल
जो मीडिया है उसके हवाले से तालीम ली जी और डॉक्टर मैं ये साहब, समझता हूँ बिल्कुल कि यहाँ वो इस पर काबिल करेगा। डॉक्टर साहब से ये डिजिटल मीडिया के हवाले से आप मज़ीद ही बात करते रहेंगे। इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फिर आते हैं। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं पजीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है एक बार फिर। उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां हमने डॉक्टर साहब से बात करते हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से, अभी उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसा आप बता रहे हैं कि अभी BZEDU के अंदर वीलॉगिंग और वेब इस हवाले से जो है कि आपने अपग्रेडेशन की है, स्टूडेंट्स को नॉलेज दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें किस तरह से आप इस तरफ आए हैं कि अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में डिजिटल मीडिया पे वर्किंग नहीं हो रही? देखिए मैं जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे एक कोलीग जो हैं वो जर्मनी से उन्होंने डिजिटल मीडिया के अंदर ट्रेनिंग ली है और उन्होंने MS किया। तो मेरे ज़हन में यही था कि ज़ाहिर है कि ये इस वक्त दौर ऐसा है जिसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को जो है किसी इदारे में जॉब मिले। एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है हर फील्ड के अंदर, और हमारे यहाँ भी अगर बच्चा वीलॉगिंग और वेब पेज डिज़ाइनिंग और ये कर सकता है तो वो अपना थोड़ा सा सरमाया लगाए और उसके बाद वो अर्न करे।
वो खुद जॉब जो है वो क्रिएट करे। तो अभी ये हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट हमें नज़र आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि जो रिवायती जर्नलिज्म है जो हम कैमरे से माइक से करते हैं, अगर हम ये सेल फोन का इस्तेमाल करें और वी लॉगिंग करें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन है, चांसेस है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आप बात करें डिजिटल मीडिया की, इसमें देखिए अभी इंस्टाग्राम आ गया, इसमें ट्विटर आ गया, इसमें यूट्यूब, फेसबुक, इसमें नंबर ऑफ जो मीडियम्स आ चुके हैं। तो मैडम आप क्या समझती, बच्चियाँ भी इसी तरह से इसको कर रही होंगे? देखें अभी लोग टिकटॉक पे तो बहुत जा रहे हैं, स्नैक वीडियोस पे जा रहे हैं, वहाँ से अर्न भी कर रहे हैं। तो इसको प्रॉपर जो मीडिया वाइज क्या लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं? हाँ जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी यूनिवर्सिटी ने डिजिटल हब के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो जिसको यानी कि HEC से भी हमें अप्रूवल मिल गई है, बजट भी आ गया है। तो इसमें यही है कि एक तो बच्चियों के लिए डिजिटल एक जो मीडिया है उसको समझने में हमने डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU भी साइन किए हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी हमने MOU साइन किए हैं। तो उसमें यही फ़ायदा होगा कि जो एक जो ट्रेडिशनल मीडिया से हट कर जो नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से या सोशल मीडिया के हवाले से, तो उसको समझने में बच्चियों के लिए एक बेनिफिशियल रहेगा। और दूसरी बात ये कि आज का दौर, आज का टाइम वो टाइम है कि हर बंदा यानी कि हर इंसान, चाहे वो मीडिया स्टूडेंट है या नहीं है, वो एज अ ब्रॉडकास्टर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर क्योंकि रहा जब से लोगों के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल आ गया उसके बाद कैमरा चीज़ें लोग उसको बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। और हर चीज़ देखें, कहीं पे भी पहले होता था कि कहीं अखबार में खबर प्रिंट होगी, वो लोगों तक पहुंचेगी। अब वक्त चेंज हो गया, अभी विद इन सेकंड्स चीज़ें मूव करती हैं। यानी बैकपैक जर्नलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ये आपके न्यू मीडिया के आने के बाद ही ये कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आए हैं ना, कि एक बच्चियां, अब बेशक आपने जिक्र किया टिकटॉक का या स्नैक वीडियो का, तो आप उसमें देखें ना, एक तरह से बच्चियां ही अपना वही कैमरा यूज़ करते हुए खुद ही परफॉर्म कर रही हैं, खुद ही स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर इसको आप एक प्रॉपर तरीके से यूज़ करें तो ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत सारे इवन एजुकेशन को भी देखते हुए, बहुत सारी और भी फील्ड्स को देखते हुए। लेकिन इसमें यही है कि जो ट्रेनिंग है असल चीज़ हम वो लैक कर तो रहे इसके हैं। साथ क्या आपके पास फैकल्टी भी है जो इससे रिलेटेड बेहतर नॉलेज उनको दे सके? उसके लिए यही है कि जैसे अब सर ने बात की कि जो फैकल्टी, अब हम लोग क्या करते हैं कि जो थ्योरी के हमारे टीचर्स हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रैक है वो उसको भी कवर करेंगे। तो इसमें यही होता है कि मैं जो अगर सजेस्ट करूँगी तो उसमें यही है कि जो आपका रिसर्च ट्रैक और प्रोफेशनल ट्रैक डिफरेंट होना चाहिए, कि जो रिसर्च बेस्ड आपकी एजुकेशन है या जो आप चाह रहे हैं, उसमें जो बच्चे रिसर्च की तरफ आना चाह रहे हैं वो उनके लिए फ़ैकल्टी अलग होनी चाहिए, और जो प्रोजेक्ट्स करना चाह रहे हैं या फील्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए फ़ैकल्टी अलग हायर करनी चाहिए जो कि बाकायदा प्रोफेशनल्स हों। सर बिल्कुल, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी जिस तरह से पहले वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो गई, अखबारात एक टाइम था बहुत बूम था, फिर डिजिटल न्यूज़पेपर का दौर आ गया, चीज़ें चेंज हुई, FM, उसके बाद TV ने 2007-8 में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री डेवलप हुई। तो सर अब डिजिटल मीडिया पे लोग गए, तो इसके हिसाब से फैकल्टी अवेलेबिलिटी और इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है कि पोर्शंस डाइवर्ट हो गए हैं एक एक चीज़ के ऊपर। अब जो है आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें या बड़ी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी देखें तो एक एक चीज़ के ऊपर जो है पूरे डिपार्टमेंट्स, पूरे प्रोग्राम्स, सब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए गए हैं। जैसा फिल्म मेकिंग है सर, उसके बाद न्यूज़ तो एक सेपरेटली चल ही रहा है, वो तो बेस है मैस कॉम का। तो अभी फिल्म के साथ साथ लाइट्स चीज़ें, तो ये सब क्या बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए कि हमारा जो मैस कम्युनिकेशन स्टडीज़ है वो तो इन तमाम एरियाज़ को कवर करता है, लेकिन उसको कवर करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ करिकुलम डिज़ाइन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फैसिलिटीज़ और उसके साथ फैकल्टी प्रोवाइड करना भी ज़िम्मेदारी बनती है। और ये ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ की या इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो स्किल्ड फैकल्टी वहाँ पे अपॉइंट करे। अब ये इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं दूसरे ममालिक में, वहाँ से वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर चीज़ें सीख के आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी जर्मनी से एक फैकल्टी मेंबर की। सेकेंडली, हमारी अपनी यूनिवर्सिटी में जैसे हमने कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की, कुछ नए अपने स्टूडियोज़ की मदद से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी, तो जब ये बच्चे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो इनके पास तो वो चीज़ नॉलेज और स्किल होती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमारे जो टीचर्स हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पाकिस्तान भर में, उनके नंबर 1 रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए। सेकेंडली, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम। थर्डली, उनको अब्रॉड
ट्रेनिंग के मौके भी होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप्स इतने ज़्यादा नहीं हैं। मेरी ये सजेशन है और मैं ये रिकमेंड भी करूँगा कि गवर्नमेंट मैस कम्युनिकेशन के फील्ड में भी उतनी ही तवज्जो दे जितनी हम साइंसेस के अंदर तवज्जो दे रहे हैं। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो फ्रेश हैं, उनको बैरून मुल्क भेजा जाए पीएचडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए, पोस्ट डॉक के लिए, इवन जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग्स हैं, वो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं उनके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए दुनिया जो है वो बड़ी तरक्की कर चुकी है। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब। अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि रिफ्रेशर कोर्सेज, इसका हमारे यहाँ कंसेप्ट बेसिकली पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत कम है। देखें आप 1 क्लास से ले लें और मैट्रिक तक देखें, उसके बाद कॉलेज में देखें, जो टीचर्स आज से अभी, क्योंकि हमारे यहाँ एक एज भी है कि 60 इयर्स पे रिटायरमेंट है। अच्छा, बहुत से ऐसे टीचर्स माजरत के साथ कि जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, बेसिकली स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे वो कहते हैं कि यार हमारी अब जॉब चल रही है, हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, 60 इयर्स पे रिटायर होंगे। लेकिन दुनिया बहुत चेंज हो गई, तब्दीली आ गई, एजुकेशन सेक्टर में बहुत तब्दीली आ गई। देखें अभी वो लोग स्कूलिंग के अंदर हम देखते हैं कि जिनको कंप्यूटर की हाव नाव नहीं है, लेकिन दुनिया अब ऑनलाइन क्लासेस पे आ गई। अब जैसा कोरोना आया, कोरोना के अंदर से टोटल आपका एजुकेशन सिस्टम ऑनलाइन पे आ गया। अब वो लोग उसको नहीं कर रहे, तो इसमें से अब क्या समझते हैं, गवर्नमेंट की नेग्लिजेंसी है कि उनको उससे रिफ्रेशिंग कोर्सेज नहीं किए गए, उनको अपग्रेड नहीं किया गया टीचर्स को जो इस एजुकेशन से रिलेटेड एक लोग हैं। देखिए, मैं एक जो टीचर है वो तकरीबन 35 साल तक नई नस्ल को बनाता है, संवारता है या बिगाड़ता है। आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अच्छी ट्रेनिंग देगा अपने स्टूडेंट्स को। और सिर्फ मास्टर्स कर लेना, एमएस कर लेना तो कोई हल नहीं है। मैं जैसे अभी जिक्र किया कि दुनिया में हर रोज़ नई चीज़ सामने आ जाती है और आपका टीचर अगर वो जानता ही नहीं है तो वो क्या टीच करेगा, नहीं कर सकता। उसके लिए फ़ॉरेन ट्रिप्स जो हैं, मैं हैरान हूँ कि फंडिंग अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन में, आप जानते हैं एजुकेशन और हेल्थ में सबसे कम बजट एलोकेशंस होती हैं। अगर इसको बढ़ा दिया जाए, दुनिया भर में आप देखिए जो प्रोफेसर्स हैं या जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, उनके पास मिलियन ऑफ डॉलर्स के फंड्स हैं जो रिसर्च पे लगाते हैं और जो ट्रेनिंग्स पे लगाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, यहाँ पे बहुत कम, बहुत ही आटे में नमक के बराबर फंड्स मिलते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो वाले रिजल्ट आपको दें जो इंग्लैंड या अमेरिका में बैठा हुआ साइंटिस्ट जो है वो आपको रिजल्ट देगा। तो जाहिर है कि जब आपको रिजल्ट चाहिए तो उस पर आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। मैं तो अभी भी ये सजेशन दूंगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए करिकुलम रिवाइज करना जितना अहम है, टीचर्स की ट्रेनिंग उतनी ही अहम है। उनको पाकिस्तान में भी ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होने चाहिए जहाँ पे जाके वो पढ़ सकें और सीख सकें। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप देखें ना, आपने एक किताब आई है इंटरनेशनली, वो आपने ख़रीदी, पढ़ ली, आपने सीख लिया कुछ ना कुछ, लेकिन जो एक्सपोजर आपको ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में जाके या कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में मिलेगा वो तो आपको यहाँ सर वहाँ विजन ब्रॉड होता है, लोगों से मिल रिलेशन डेवलप होती है। मैडम इसी तरह से अभी आपसे भी यही बात है कि अभी एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफ्रेशर कोर्सेज जैसा डॉक्टर साहब करें इंतहाई ज़रूरी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह से वो चीज़ें मैनेज नहीं की जा रही, स्कॉलरशिप्स नहीं होते, बाहर लोगों को ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती, तो इसका आफ्टर इफेक्ट तो स्टूडेंट्स भी आना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे आपने अभी जिक्र किया कोविड का, तो इसमें अब टोटल जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो गई थी। उसमें अब एलएमएस जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम थे, उसके लिए बहुत सारे टीचर्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना हुआ कि मेरी अब जैसे वुमेन यूनिवर्सिटी ने बाकायदा उनके लिए ट्रेनिंग सेशंस रखे, उसके बाद वो इस काबिल हुए कि उस सिस्टम को वो ऑपरेट करने के काबिल हुए। तो इसी तरह से है, बिल्कुल ऐसे ही है। टीचर्स को जहां आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बिल्कुल जो आपके नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नए आपके इमर्जिंग ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए आप कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स आएँ मार्केट में, तो उसके लिए एक ऑब्वियस सी बात है कि वो जो टीचर है जो यानी कि कल्टीवेट करता है किसी भी स्टूडेंट के माइंड में, जब उसका अपना नॉलेज ही वो इतना अपग्रेडेड नहीं होगा, अप टू डेट नहीं होगा, तो वो किस तरह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एक बिल्कुल ही एक इंटेलिजेंट आप एक फोर्स तैयार करेंगे बच्चों की। तो उसके लिए ये रिफ्रेशर कोर्सेज, मैडम अब ये देखना कि क्योंकि टीचिंग मेथड्स डेली बेसिस पे चेंज हो रहे हैं इंटरनेशनली, अगर देखा जाए सिनेरियो में, तो टीचिंग मेथड्स में इतनी तेज़ी से चेंजिंग्स आ रही है। साइकोलॉजिकली बच्चों को देखा जाता है, उनके फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन। और अब तो आप ये देखें कि बच्चों को स्टार्टिंग लेवल से ही देखा जाता है कि इसका इंटरेस्ट लेवल क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, पेरेंट्स भी इसे बस यही देखते हैं डॉक्टर बना दें, इंजीनियर बना दें इसको, ये 2 बेसिक हैं जी,
उसके बाद फिर अगर कोई बचता है तो फिर उसको किसी और फील्ड में वो चला जाता है। सर बेसिकली उस तरह से अवेयरनेस स्टूडेंट के माइंड के मुताबिक नहीं की जाती, इसमें किसको सर ज़्यादा इफेक्टिवली रोल प्ले करने की जरूरत? देखिए, इसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि सबसे पहला जो रोल बनता है वो पेरेंट्स का बनता है, और जो घर का जो माहौल है वो बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे यहाँ तो पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस नहीं होती कि उनके बच्चे जो हैं वो किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने के अलावा भी। तो सबसे पहले तो अब देखिए, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने चूँकि अमेरिका बरतानिया का सिस्टम देखा है, मैंने पढ़ा भी है वहाँ पे मुख्तलिफ, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग्स भी ली हैं। वहाँ पे बिल्कुल ग्रेड 1 से ग्रेड 2 से ग्रेड 3 से बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ मेमोराइजिंग सिस्टम है, वहाँ पे लर्निंग सिस्टम है, और वहाँ पे बच्चे को इस काबिल कर देते हैं जब वो 8th ग्रेड से अगले ग्रेड में जाता है एलिमेंट्री स्कूल के अंदर और हायर स्कूल के अंदर, तो उसको बहुत सारी चीज़ों का पहले से पता होता है, उसको अपनी डायरेक्शंस का पता होता है कि हमने किस एरिए को चुनना है और किस एरिए को हमने नहीं चुनना। हम यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के बाद भी सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। सर हम देखें ना, हम ग्रेजुएशन करने के बाद भी हम मशवरा कर रहे होते हैं कि अच्छा जी मुझे क्या करना चाहिए। हमें अपनी जो है डायरेक्शन मेरे पास फाइजेबल नहीं है किसी बच्चे के पास, वो भी सोच रहा है, किसी से फैमिली में मशवरा कर रहा है कि जी मैं MBA कर लूँ, मैं IR में चला जाऊँ, मैं मीडिया में चला जाऊँ, मैं किस साइड पे जाऊँ सर, लिटरेचर में जाऊँ। ओरिएंटेशन नहीं है, मैं ये समझता हूँ। ओरिएंटेशन जो है वो सबसे पहले तो आपको घर से मिलेगी, पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे, उनको अंडरस्टैंडिंग होगी, वो अपने बच्चों को बेहतर गाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, जब वो स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस के अंदर आते हैं, वहाँ पे असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो उनको साथ साथ ये ट्रेनिंग दें कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनको इख्तियार किया जाता है। आप देखिए कि किसी भी मुल्क की तरक्की में महज डॉक्टर इंजीनियर का तो रोल नहीं है, एक स्वीपर का भी रोल है और एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का भी रोल है। तो बीच में इतने ज़्यादा प्रोफेशंस हैं, वैरायटी है, तो उसमें से आप एप्टीट्यूड के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक, अब एक बच्चा जो है इस काबिल नहीं है कि वो साइंस पढ़ सके तो वो सोशल साइंसेज में चला जाए, उसको ज़बरदस्ती आपने केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाना है तो नहीं पढ़ सकेगा। सर देखें ना, फिर हम उसको सर एजुकेशन में देखें आप रट्टा सिस्टम पे ले जाते हैं। अच्छा जी याद करें, अच्छा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, हम उसको कहते हैं नहीं जी आप याद करें। अच्छा याद करके जो आप पेज पे लिखा हुआ है उसमें बुक में पढ़ा वही एज इट पैराग्राफ लिखे। तो मैडम इसमें अब किस तरह से चेंजिंग आनी चाहिए क्या? देखिए इंटरनेशनल हमने भी थोड़ा सा इस पर देखते हैं कि बेसिकली बच्चों की फाइल्स तैयार स्टार्टिंग से ही होना शुरू हो जाती हैं, ग्रेड 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, उनकी फाइल्स तैयार होती हैं, उनके अंदर साइकोलॉजिकल उनके डॉक्टर्स चीज़ें उनके करते हैं कि जी इसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, इसको क्या चीज़ ज़रूरत है, किस तरह से। बट हमारे यहाँ ऐसा कोई भी सिस्टम किसी भी लेवल पे नहीं है। बड़े से बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी चले जाएँ सर, वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें देखने में नहीं आती मैडम। बिल्कुल इसी तरह है। आप देखें हम लोग क्या करते हैं कि हम जो भी डिग्री सिलेक्ट करते हैं, या स्टूडेंट्स हो गए या पेरेंट्स हो गए, वो प्रोफेशन ओरिएंटेड होती है, पैशन ओरिएंटेड नहीं होती। आप ये देखें क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमारी पहली जो कोशिश होती है कि जी नौकरी हो जानी चाहिए, जॉब हो जाएगी इसके बाद। अब मैं मोस्टली आपको बताऊं, बच्चियां यानी कि पेरेंट्स आते हैं, उनका पहला सवाल यही होता है कि जी ये इसकी जॉब्स कहाँ आती हैं। तो ये चीज़ भी तो बहुत मैटर करती है ना कि आप यानी कि जब आपने जॉब ही लेनी है तो आपको यही लगेगा कि जी साइंस सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर जॉब्स नहीं आती ज़्यादा। इसमें अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट का भी हाथ है, क्या आप इन इंडस्ट्रीज़ पर भी फोकस करें, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी होने चाहिए, जॉब्स भी होनी चाहिए, डिफरेंट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट शोबा जात हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट भी फ्लरिश करेगा। देखिए बेसिकली हमने क्या किया, हमने एजुकेशन को जो है कि वो अर्निंग सोर्स बना लिया कि अगर हमने अर्निंग बेहतर करने के लिए सिर्फ पढ़ना है, नॉलेज के लिए या अपने तरबियत के लिए या उस तरह से हम सर नहीं देखते। तो इसी हवाले से हम अभी इस बात को आगे मज़ीद भी जारी रखेंगे और इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से बात की जाएगी।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हम कर रहे हैं डॉक्टर साहब से डिजिटल मीडिया के हवाले से, इसमें किस तरह से मज़ीद बेहतरी आ रही है और उसके साथ साथ टीचर्स के जो है रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, उनकी भी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अभी हम जिस तरह से पहले भी बात यही कर रहे थे कि इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इस पे इतना फोकस नहीं कर रही। पूरी दुनिया हेल्थ पे, एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा बजट करती है। हम बदकिस्मती हम इसको कह सकते हैं कि हम इसकी बजाय हम अदर जो हमारे ज़राए हैं, हम उन पे डिपार्टमेंट शोबे हैं, हम उन पे ज़्यादा बजट एलोकेट करते हैं, इन पे हम कम करते हैं। हालांकि इनसे ही हमारा आगे फ्यूचर है, जनरेशंस हमारी बेहतर होंगी, आगे तरक्की होगी। देखिए, मेरा तो अपना ये ख्याल है कि ये सारा जो गेम है ये प्रायोरिटी का गेम है। आप अगर प्रायोरिटी अपनी सेट करें, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आप देखिए आपकी एजुकेशन और हेल्थ कहाँ पे आ रही है। आप ये प्रायोरिटी आपको नज़र आएगी एलोकेशन ऑफ फंड से बजट के अंदर, तो वो तो बिल्कुल नीचे बॉटम पे चले गए। जब आपके पास बॉटम पे ये दोनों शोबे होंगे तो इसमें क्या आपने तरक्की करनी। तो मेरी तो ये गुजारिश है हुकूमत से, जो भी हुकूमत हो उससे ये गुजारिश है कि अगर इस कौम को बनाना है तो उसके ऊपर आपको एजुकेशन के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये एजुकेशन सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल की मैं बात नहीं कर रहा, एजुकेशन स्टार्ट होती है मदरसे से, स्कूल से, और फिर उसके बाद ग्रेजुअली कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे आती। तो हर लेवल के ऊपर जो है हमें एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ड्रास्टिक चेंज लानी पड़ेगी पॉलिसीज़ के हवाले से। और उसमें जब आप पॉलिसी की बात करते हैं तो फिर उसमें करिकुलम भी आएगा, उसके अंदर ट्रेनिंग ऑफ टीचर भी आएगी, अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर भी आएगी, और उसके साथ साथ जो है वो आपके एजुकेशन सिस्टम में फिर आपके एग्जामिनेशन का भी एक पूरा पैटर्न है वो भी आएगा। हर चीज़ ऑल टुगेदर तब्दील हो जाएगी। जी बिल्कुल मैडम, अभी इसी तरह से देखें, जिस तरह से डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर को जो है अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब ये देखें कि हमारे यहाँ सिस्टम नई नई वैकेंसीज भी लॉन्च की जाती हैं, एजुकेटर्स भी भर्ती किए गए, उसके बाद टीचर्स, बाकी चीज़ें, लेकिन जो लोग किसी और शोबे में नहीं चल सके उनको हम एजुकेशन में एज ए टीचर अपॉइंट कर देते हैं। कि ये हमारा बहुत बड़ा एक बैकड्रॉ है कि जो लोग कहीं अच्छे शोबों में, यानी कि वो CSS नहीं कर सके, PCS नहीं कर सके, या किसी बिजनेस में अच्छे लेवल पे नहीं जा सके, उनको जी चलें जी अब इसको टीचर भर्ती हो जाए जी। ये हमारा इतना बड़ा अलमिया है, इस पर आप बिल्कुल बल्कि आपके अपने सवाल में ही आपका जवाब है कि लीस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है हमारे इस शोबे को, कि जो भी कहीं भी वो सेट नहीं होता वो टीचर बन जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर एक और भी सजेशन होनी चाहिए, जो वो ये कि जो टीचर्स का एक उनका अपॉइंटमेंट का या रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया है उसको भी थोड़ा सा रिवाइज़ करना चाहिए। कि हम टीचर्स को भी हमने क्रैमिंग पर लगा दिया है कि जी टेस्ट के थ्रू आएंगे, जिनके टेस्ट में मार्क्स अच्छे हैं जनाब वो आप उनको हायर कर लेते हैं। हम उनको एक साइकोलॉजिकली उनका टेस्ट होना चाहिए, इस तरह की भी चीज़ें हों कि वो आगे आपकी जो एक नेशन, उस्ताद जो होता है वो आपकी कौम को बनाता है। तो जब आप उस्ताद को ही नहीं फोकस कर रहे कि उस्ताद, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि उस्ताद अपने हकूक़ की जंग लड़ रहा है, तो जहाँ पर ये अपने हकूक़ की जंग लड़ रहा है वो दूसरों को या बच्चों को उनके हकूक़ के बारे में क्या सिखाएगा। ये आपके जी आपने किस तरह से स्ट्रगल करनी है या किस तरह से अपने ड्रीम्स को चेज़ करना है। तो इसमें बिल्कुल यही है कि गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, नई पॉलिसीज़ लेकर आने की ज़रूरत है, और टीचर्स को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है कि ताकि अगर जो उसको उसकी ड्यूटी जो दी गई है वो उसको प्रॉपर तरीके से एक तो परफॉर्म करे, और जो ये अब रिफ्रेशर कोर्सेज़ की बात हो रही है या उनके लिए नई जो ट्रेनिंग्स हैं उसके लिए फ़ंडिंग की अगर हम बात करें, तो उसका अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो आपकी नेशन को ही है। क्योंकि उस्ताद जब कुछ सीख कर आएगा तो जाहिर सी बात है उसने आगे डिलीवर करना है, अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर करना है। और इस तरह जो एक आपके पास एक बहुत अच्छी एक फ़ौज तैयार होगी, माइंड्स की आपके पास एक यानी कि आर्मी तैयार होगी। तो वो हर फील्ड में, आप ये नहीं कह सकते कि भाई उस्ताद एक स्पेसिफिक सी फील्ड में किसी भी स्टूडेंट को एजुकेट कर रहा है, वो साइंटिस्ट भी बना रहा है, वो डॉक्टर्स भी बना रहा है, इंजीनियर्स बना रहा है, मीडिया के प्रोफेशनल्स जितने हैं वो भी उस्ताद के हाथ से निकल रहे हैं। तो आप यानी कि मेन फोकस आप का एजुकेशन और टीचर बिल्कुल आपकी जैसा डॉक्टर साहब मैडम दीबा बात कर रही हैं कि हमने टेस्ट रख दी हैं टीचर्स के लिए। हालांकि देखें, गोल्ड मेडल अगर कोई ले लेता है तो उसका इंडिविजुअली एक अचीवमेंट है कि उसने गोल्ड मेडल ले लिया, उसने ज़्यादा पढ़ा, बट नॉट मस्ट के वो आगे डिलीवर भी उसी तरह से कर सकता हूँ, उसके अंदर वो स्किल्स हों। हम जिस चीज़ को अपॉर्चुनिटी या उसमें जाते हैं कि जी कि इसने जी टेस्ट किए पास की है, बहुत अच्छा है जी। अच्छा, अब इसके अंदर देखें तब्दीली की ज़रूरत है
कि स्किल्स को देखना चाहिए कि आया कि ये आदमी डिलीवर कर सकता है नहीं कर सकता, अब अपने आप को उस लेवल पे अवेयर रखता है नहीं रखता है, तो ये हर जगह पे ज़रूरत है। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है। देखिए अल्टीमेटली जब सिलेक्शन होती है तो उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है ताकि लिटिगेशन से बचा जा सके। उसके लिए आप स्क्रूटनी है, इनिशियल लेवल की स्क्रूटनी है, जो आपकी ग्रेडिंग है उसको पहले देखा जाएगा, फिर आपके टेस्ट हो जाते हैं, रिटन टेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका सिलेक्शन बोर्ड होता है। सिलेक्शन बोर्ड में आप कह लीजिए 10-12 लोग बैठे होते हैं, सारे टॉप लेवल की जो ब्रेन्स हैं, वो आपका एनालिसिस करते हैं साइकोलॉजिकली भी, और प्लस उसके साथ आपका नॉलेज का भी टेस्ट होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली आपको एक स्क्रूटनी के प्रोसेस से निकालना तो है सिलेक्शन के लिए, उसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरा जो मेनली जो फोकस है वो मेरा सिलेक्शन के टाइम पे तमाम क्रीडेंशियल्स देखने के बाद बगैर किसी सिफारिश के अगर एक बंदा अपॉइंट हो रहा है अपने मेरिट के ऊपर, तो उसके अंदर वो जो एतमाद होगा और जो उसके अंदर, मैं ये समझता हूँ कि हम हर वक्त अपनी राइट्स की बात तो करते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम भूल जाते हैं। सर ये बड़ी मेजर चीज़ है, देखें मेजर चीज़ है। और अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी याद रखें कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये जॉब बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। अभी सर कुछ दिन पहले एक जगह बात हो रही थी कि हमारे यहाँ वॉलंटियर्स की कमी है। किसी भी शोबे के अंदर आप देखा जाए दुनिया भर में हर शोबे के अंदर वॉलंटियर्स होते हैं, फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी उसी लेवल पे उनकी परफॉर्मेंस पे मिलती है कि वो 3 माह 4 माह जो है कि वो एज ए वॉलंटियर काम करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस जज की जाती है, फिर उनकी अपॉर्चुनिटीज़ दी उसी लेवल पे दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है। देखें एक सैनिटरी वर्कर से लेके एक हायर जो एजुकेशनिस्ट है वहाँ तक जो है कि ये चीज़ें वहाँ पर डेवलप हुई हुई हैं। उससे लोगों का पता चलता है इसमें पेशेंट कितना है काम का, इसकी क्या जजमेंट्स हैं, चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है कि ताकि नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली मैंने जैसे पहले ज़िक्र किया था कि जर्नलिस्ट बनने के लिए डिग्री की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितना कि आपकी स्किल और आपका एप्टीट्यूड होना चाहिए। आपका रुझान है अगर, तो आप अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से टीचिंग प्रोफेशन तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो है। आपके पास नॉलेज है लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सकते, आपके पास नॉलेज है आप बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हैं आपके पास नॉलेज नहीं है। सेकेंडली आप ना सिर्फ तालीम दे रहे हैं, आप तरबियत भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स की, और तरबियत जो है वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी से बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्ट होती है। अगर आपके कॉल और फेल में तजाद है, बच्चे वो देख रहे हैं तो वो क्या सीखेंगे आपसे। तो ये तो एक फुल फ्लैज पैकेज है टीचर का। टीचर को बच्चे आइडियलाइज करते हैं, और अगर टीचर के अंदर ये सारी चीज़ें लैग करेंगी तो वो कैसा टीचर होगा, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी नए टीचर को भर्ती करते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वो ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स के लिए वो आपके सर पे मुसल्लत हो जाएगा। या तो वो बना देगा अपनी नेशन को, बच्चों को, या बिगाड़ देगा। तो इसलिए ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। इसमें मैं समझता हूँ कि मिनिमम लेवल के ऊपर जो है वो इंटरफेरेंस होनी चाहिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो पूरे अपने सिद्ध के दिल से एक बच्चा मुंतखब करे एज ए टीचर, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दे कि अब आपने इस मुल्क को आगे लेके चलना है। इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो हैं बहरहाल अडॉप्ट हो सकती हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि पहले वॉलंटियर करें वो अपनी सर्विसेज को, उसको एक टीम हो जो एवेलुएट करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वॉलंटियर्स का रुझान नहीं है पाकिस्तान में। दुनिया भर में हमने देखा है, इवन जब कोई रिटायर होता है वो अपनी आखिरी ज़िंदगी वॉलंटियर कर लेता है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। मैम इस तरह से देखें मुख्तलिफ शोबाजात में के अंदर वॉलंटियर्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा भी है कि इससे लोग, पेशेंट वाले लोग जो अपने फील्ड में, अपने डिपार्टमेंट में आगे निकलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप ये देखें यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक उस्ताद का रोल हमें नज़र आता है कि हम ही अपने स्टूडेंट्स को वॉलंटियर वर्क करने के लिए उनको एक तरह से आप ये कहें कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको परसुएट कर सकते हैं कि भाई आप अगर खुद कुछ सीख रहे हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने से जो लेस अपॉर्चुनिस्ट हैं लोग, यानी कि जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अगर, तो आप उनको सॉरी ये नॉलेज यानी कि आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से इसमें सबसे बड़ी बात कि उस्ताद की वही बात आ गई कि हायरिंग, उसमें वाकई ये चीज़ें मैटर करती हैं कि उनको अपनी एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल अगर आपने उस्ताद हायर करना है तो उसमें सिर्फ वही बात है कि उसकी डिग्रीज, उसके ग्रेड्स, उसके मार्क्स, ये चीज़ें मैटर नहीं करते।
उसका अपना पैशन भी मैटर करता है कि वो इस प्रोफेशन को एज अ पैशन ज्वाइन करना चाह रहा है, तब ही वो अपने आप को एक्सेल कर मैडम सके। देखने की बात ये कि मीडिया की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, तो मीडिया में भी पेशन गेम है, जिसमें जितना पेशन होगा उतना वो आगे तरक्की कर जाएगा। अदरवाइज लोग बीच में छोड़ के अदर उसमें चल जाते हैं, जॉब्स में चल जाते हैं, बिजनेसेस में चल जाते हैं, या इस फील्ड से विड्रॉ कर जाते हैं। तो पेशेंस बेसिकली, तो सर आप क्या समझते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को जहां हम बाकी एजुकेशन दे रहे हैं उनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स की, तो क्या हमें ये भी चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है कि उनको वॉलंटियरशिप की तरफ लाया जाए, उनके अंदर ये चीज़ें उनके अंदर हो कि पेशेंट के बारे में उनको देखिए, हम सिर्फ उनको बताते हैं थ्योरी, हमारी जो है लिखी पढ़ी थ्योरी होती है सर हर शोबे में। ये सिर्फ ये नहीं कि हम मीडिया की बात कर रहे हैं, किसी भी शोबे में देखा जाए तो थ्योरी जो बुक्स हैं हम उसी पे फोकस करते हैं, और माजत के साथ जो हमारा स्कूल लेवल है उस पर हम रटा सिस्टम पे फोकस कर, नंबरिंग गेम है कि जितने नंबर होंगे उतना हम आगे जाएंगे। मैंने स्टार्ट में भी यही जिक्र किया था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मेमोराइजिंग सिस्टम ज़्यादा है, लर्निंग सिस्टम नहीं है। तो हमें लर्निंग सिस्टम की तरफ जाना है, एक चीज़। सेकेंडली, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हम स्टूडेंट्स को सिखाते क्या है नॉलेज स्किल के साथ, मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था पहली दफ़ा BGU के अंदर, और वो था मीडिया एथिक्स का। अब देखिए, मैं एक बच्चे को कैमरा ऑपरेट करना सिखाता हूँ, माइक पर बोलना सिखाता हूँ, मैं उसको कलम का इस्तेमाल करना सिखाता हूँ, लेकिन उसको मैं एथिक्स ही नहीं सिखाता। उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, वो मैं अगर उसको नहीं सिखाता तो इसका मतलब है मैंने ज़्यादती की। मैंने कैमरा ऑपरेट करना सिखा दिया, लेकिन कैमरे को किस तरह से इस्तेमाल करना ये नहीं सिखा रहा है, तो फिर मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ी ज़्यादती की स्टूडेंट्स के साथ, एक चीज़। सेकेंडली, देखिए, पैशन के बगैर तो कुछ भी नहीं है। पैशन होगा तो वो आदमी सही तरह से काम कर सकेगा। हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों की ना सिर्फ ये कि इल्मी ज़रूरियात को पूरा करें, उनकी जो तरबियत है वो भी साथ साथ करें। अब ये दोनों हाथ से ताली बजती है, एक हाथ से ताली बजती नहीं है। मैं अगर वहाँ पे लेसन दूँ, लेक्चरिंग करूँ, और स्टूडेंट्स जो है वो उसको बिल्कुल समझे ना या उसको इग्नोर कर दे, तो फिर भी काम नहीं चलेगा। मेरा ये मानना है कि बच्चे की जो तरबियत है वो घर से स्टार्ट होती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले है, और फिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद है। तो ये दोनों साथ साथ काम करेंगे तो फिर ये एक बच्चा अच्छे तरीके से तैयार हो सकेगा माशरे के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते हम एक बात करते हैं जो आजकल हमारे माशरे में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है कि हमने बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे छोड़ दिया है कि जी इनको कहना कुछ नहीं है, जी ये इनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। सर ये हमने इतनी बड़ी, आप समझते हैं कि ज्यादती अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं? बिल्कुल है। देखिए जी, आप इस तरह से छोड़ नहीं सकते। देखिए, अल्टीमेटली आपने जो डिफरेंट 4 थ्योरीज ऑफ प्रेस पढ़ी होंगी, तो जब लिबर्टेरियन कॉन्सेप्ट आया, आज़ाद छोड़ दिया, जिसके दिल में जो आया उसने वो कहा, अल्टीमेटली उसका सोसाइटी को नुकसान हुआ। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो कॉन्सेप्ट ही ये है कि हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमने अटैच कर दी। यहाँ पे हमने बच्चों को अगर बिल्कुल फ्री छोड़ दें, उनको कुछ भी ना कहें, उनको पुश भी ना करें, उनको बात तक ना करें कि जिससे उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग जिस माहौल में पले बड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ऊपर चेक्स थे, बैलेंस था हमारे ऊपर एक सर आज भी अदब एहतराम का एहतराम जितना हम लोगों के अंदर है आज भी है सर, आज भी है। और हमारे पेरेंट्स ने हमें एक बड़ी शेर के आंख से देखा और सोने का निवाला खिलाया। तो ये, मैं तो इसको बिल्कुल एक रबिश किस्म का एटीट्यूड समझता हूँ कि आप बच्चों को जो है बिल्कुल छोड़ दीजिए और उसके ऊपर तवज्जो ना दें। मैं ये समझता हूँ कि आज के डिजिटल दौर के अंदर बच्चों पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके ऊपर ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मैडम बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से डॉक्टर साहब से यही बात हो रही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का हमने एक एलिमेंट जनरेट कर दिया है पूरी सोसाइटी के अंदर कि जी पेरेंट्स कहते हैं जी वो मेरे बच्चे को कुछ नहीं करें जिसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, टीचर इसको कुछ ना कहे। देखें, मार नहीं प्यार का हमने एक नया ही कंसेप्ट आज से 10 साल पहले दे दिया हर स्कूल के अंदर कि जी अदरवाइज टीचर्स बच्चों को देखते थोड़ा बहुत उनसे सख्ती भी करते थे, अब क्या सख्ती करते हैं तो हम उन पे FIR करवा देते हैं। ये कितनी बड़ी बैड लक है हमारी। इसी तरह आप ये देखें कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अपने रिलीजन में भी जाकर देखें तो कंट्रोल के लिए रिवार्ड और पनिशमेंट का जिक्र वहाँ भी किया गया है। तो जब तक आप ये देखें कि बच्चों को इस तरह मादर पिदर आज़ाद जो माशरा होता है उसके हालात हम लोग
अगर देखना चाहें तो हम बहुत सारी सोसाइटीज़ को देख सकते हैं। तो इसमें यह है कि बच्चों को आज़ादी इज़ समथिंग एल्स, और बिल्कुल ही इस तरह से खुला छोड़ देना ये एक टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए आज टीचर खौफजदा हैं सर, वो बच्चों को कुछ कहते नहीं हैं। इवन क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि मोस्टली स्टूडेंट्स अब क्या करती हैं कि वो वीडियोस बना लेती हैं कि जनाब इसको वायरल कर दिया जाएगा। तो यानी कि टीचर ये अब ये ब्लैकमेलिंग कॉन्फिडेंस नहीं एलिमेंट है, ये ब्लैकमेलिंग है। आप यहीं से देखें कि ये कंट्रोल का जो एक जिन इदारों में या हम लोग पढ़े या जिस कंट्रोल में या चेक एंड बैलेंस में हम लोग रहे हैं, उसके बाद हम जिस स्टेज पर हैं, तो ये अपने पेरेंट्स का एक चेक एंड बैलेंस था, उनके एक स्ट्रीम हमें यानी कि चैनलाइज करने वाली एक वो कॉन्सेप्ट था। तो आजकल के बच्चों में ये चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से रिस्पेक्ट में भी बहुत कमी आई है कि मोस्टली अब आज के टाइम तक खुद यानी कि टीचर्स हैं, लेकिन हमें पता है अपने उस्ताद की इज़्ज़त किस तरह से करनी है। हमें फैमिली में क्या इज्जत है, क्या रिस्पेक्ट है, बड़े की, छोटे की, मेंबर्स के साथ, बड़े छोटे का। लेकिन अब वो मार नहीं प्यार के जो एक स्लोगन के नाम पर क्या है कि उस्ताद की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जहाँ उस्ताद अगर रिस्पॉन्सिबल भी है तो वो इन चीज़ों को देखते हुए उस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता कि वो बहुत सारे अदर फैक्टर से खौफज़दा भी है। कि अगर मैं ये कहता हूँ, या बहुत सारे हमारे सामने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं। आपको अगर बहावलपुर में वो एक टीचर का जो एक मर्डर अगर याद हो, तो वो स्टूडेंट ने ही किया था। तो ये हमने आज़ादी के नाम पर अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब करने की हद तक हमने जी बिल्कुल। जिस तरह से डॉक्टर साहब आपका भी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तशरीफ़ लाए। मैडम आप भी यहीं हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने टाइम निकाला और बहुत अच्छी हम लोगों ने इस पर बात भी की, और जो आने वाले टाइम में हमें ज़रूरत है जनरेशन में। तो इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि आज के दौर में हमने बच्चों को जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के नाम पे छोड़ दिया है, उनके ऊपर नज़र नहीं रखी जाती, उनको देखा नहीं जाता। डिजिटल मीडिया का दौर है, एंड्रॉयड बच्चों के हाथ में है। एक टाइम में बच्चों के ऊपर देखा जाता था कि घर के अंदर बड़े चेक करते थे, लेकिन आज हर बच्चे के पास अपना एंड्रॉयड है और वो क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। और इस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए मुफीद बनाने की, माशरे के लिए, कि वो बेहतरी आ सके। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।